इक्वेशन ऑफ मोशन ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। ये टॉपिक फिजिक्स का सबसे प्यारा टॉपिक है। अब तक जो आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तीनों को फॉर्मूले के द्वारा कैसे निकाला जाए और इनकी डायरेक्शन कैसे दी जाए। जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन निकालने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन कन्वेंशन का यदि आपने पिछला वीडियो सही ढंग से नहीं देखा है तो आप आगे की फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप कुछ रट्टे मार के कुछ नंबर ले वो अलग बात है, पर जिन बच्चों का टारगेट 11th में साइंस लेने का है और जो आईआईटी नीट के एग्जाम देना चाहते हैं उनको तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से 9th को सीखना ही पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपने मोशन के जो ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये 9th में यदि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो 11th में सबसे बड़ा भाग मोशन का ही है। उस समय आपको इतना इजी महसूस होगा कि आप भी क्या याद रखोगे कि मैंने 9th के अंदर जो है बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो इक्वेशंस अभी हम निकालेंगे ये लागू जो होती है वो केवल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही लागू होती है। और इस इक्वेशंस को कहीं मत लगा देना डायरेक्टली जैसी की जैसी ये है, एज इट इज कहीं नहीं लगानी है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए लागू है। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लागू होती है। अब पिछले वीडियो में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होती है ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि वह मोशन जिसके अंदर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है या कांस्टेंट होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और सिंपल यदि कहीं शब्द आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है तो वेलोसिटी वाला पार्ट याद कीजिए। इसका मतलब होता है कि थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहो या वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है कहो, एक ही बात है। परंतु यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि उसके अंदर एक्सीलरेशन थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। रिवीजन के रूप में यदि देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें यहां जरूर पड़ेगी। वापस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने और कुल कितना समय लगा, ये जो रेशियो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और आता है जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही लागू होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए लागू होता है। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और आता है, एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए आता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u मानते हैं प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यहां u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये जो है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और जनरल में जो हमने पढ़ा था
वो एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो आप इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टोटल टाइम टी ऐसे भी लिख सकते हो। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एस बाई टी इज आल्सो एवरेज वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इज आल्सो एवरेज वेलोसिटी। ये दो फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में। माना एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना होता है और पॉइंट बी तक जाता है। माना एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना होता है और पॉइंट बी तक जाता है। ए पे इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है। u बराबर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यहां हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम बेसिकली 4 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। t जहां लिखा हुआ है उसका मतलब होता है टाइम। t जहां लिखा है उसका मतलब होता है टाइम। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, t टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। यदि क्वेश्चन की डिमांड आवर की, मिनट की है तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हम ऐसा यूनिट की ही सारी बात करेंगे, तो टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड ही होता है। v बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी। ये भी मीटर पर सेकंड में। s बराबर है डिस्प्लेसमेंट। यहां ध्यान रखना कि हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन कर रहे हैं इसके अंदर s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। यदि आपने कहीं डिस्टेंस यूज में ले ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट और मेजर किया जाएगा आपके ये मीटर। ये 4 वेरिएबल है t, u, v और s। अब वेलोसिटी में हम कहीं एवरेज वेलोसिटी भी नाम बोलेंगे, तो कहीं एक्सीलरेशन के लिए जो है एवरेज एक्सीलरेशन की भी बात करेंगे। अब तुम कहोगे एवरेज एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? चूंकि बात चल रही है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की, जिसके अंदर एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहता है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन चेंज होता ही नहीं है, वो सेम रहता है। तो किसी पॉइंट पे पूछ लो वही उतना ही, और सारा के सारे एक्सीलरेशन का यदि आप एवरेज निकालोगे तो ही उतना ही। तो फिर एवरेज अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ केवल एक्सीलरेशन से ही काम चला लेंगे, क्योंकि मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सीलरेशन के लिए सिंबल आएगा अपने ए। एक्सीलरेशन के लिए सिंबल आएगा ए, और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम बोल देंगे ये v एवरेज बोल देंगे। ठीक है, ये चीजें बार बार मैं बताऊंगा नहीं, ये हम एक बार आपको यहां लिख दी है, इसको आप देखना। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से रवाना होता है, बी तक जाता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, बी तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो जाती है बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और इसका एक्सीलरेशन जो है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है इसलिए इसका एक्सीलरेशन हमने मान लिया है कि एक्सीलरेशन है इसका a पे टाइम बराबर है 0। यहां से हमने जो है क्लॉक स्टार्ट किया और यहां पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है t। तो टाइम है वो हो जाता है t, यानी a से b तक पहुंचने में टाइम लगा t। ये इतनी चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए। अब हमारा स्टार्ट होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो पहली इक्वेशन निकालने के लिए, पहली इक्वेशन निकालने के लिए हम याद करते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ये हमने पढ़ा था। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी v फाइनल तो है वेलोसिटी हमने मानी है v, और इनिशियल वेलोसिटी मानी है हमने u, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। टाइम फाइनल है t माइनस टाइम इनिशियल 0, यानी t माइनस 0 बराबर t। तो क्या आ गया, a बराबर v माइनस u अपॉन t। आगे ये हमने एक्सीलरेशन के पार्ट में पढ़ लिया है। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, v माइनस u बराबर at। ये v माइनस u, इधर ये at, तो v बराबर u प्लस at। ये पहली इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन है v बराबर u प्लस at, जहां v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t जो है टाइम टेकन। और ये टाइम भी कौन सा टाइम, जितने समय तक वेलोसिटी में चेंज होता है वो टाइम, जो कि हमने आपको एक्सीलरेशन के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। v इज इक्वल टू u प्लस at। ये किस किस में रिलेशन बताता है, ये देखो वेलोसिटी, v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, और एक्सीलरेशन और टाइम। एक्सीलरेशन है कांस्टेंट पूरी थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन है v और t में, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, क्योंकि समय के साथ में वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा वो ये इक्वेशन बताती है। अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन को निकाल देकर काम करते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमने देखा था कि v एवरेज, ये फॉर्मूला v एवरेज बराबर क्या था, v एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी s बाई टी, s बाई टी। दूसरा फॉर्मूला क्या था v एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, u प्लस v बाई 2। तो एक तो ये था, और दूसरा v एवरेज का फॉर्मूला था u प्लस v बाई 2। ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो s बाई t इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। s बाई t इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2। अब v का मान क्या है, ये इक्वेशन जो 1 थी, ये इक्वेशन जो 1 थी, इसके अंदर v का मान क्या है, u प्लस at। तो हम यहां मान रख देते हैं, u तो एज इट इज पड़ा है, v का मान रख देते हैं हम u प्लस at डिवाइडेड बाई 2। s बाई t इज इक्वल टू u प्लस at बाई 2। इसको अब हम सरल कर लेते हैं। तो कैसे सरल होगा ये, s इधर, ये 2 इधर आ गया, ये हो गया 2s इज इक्वल टू, ये t साइड में चला गया, अंदर क्या हो गया, u प्लस u, 2u प्लस 80 हो गया। यदि हम s बराबर करें, s बराबर क्या आ गया, ये हाफ, 2 साइड में आ गया नीचे। अब इस, ये हाफ और ये t एज इट इज छोड़ लीजिए एक बार, पीछे बच गया 2u प्लस 80। अब हम इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं, तो कुछ बोर्ड में से मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूं। s बराबर, अब t बाई 2 से इस ब्रैकेट को आप खोलिए, t बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, t बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो t बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2u प्लस t बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 80। ओके, इसको सॉल्व किया आपने, s बराबर
ये 2 से 2 कट गया तो हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2। ये किस किस में रिलेशन दे रही है? ये रिलेशन दे रही है s और t में। ये s और t में रिलेशन दे रही है। ठीक है, s और t में रिलेशन ये दे रही है दूसरी इक्वेशन। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो उसको भी निकालने के लिए हमें जगह चाहिए। चलो इसी को मिटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आया हुआ है। तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को देखिए, v एवरेज किसके बराबर होता है? s बाई टी। v एवरेज किसके बराबर होता है? s बाई टी। ठीक है, v एवरेज बराबर s बाई टी। s बराबर किसके आ गया? v एवरेज मल्टीप्लाइड बाई t। v एवरेज मल्टीप्लाइड बाई t। क्या हो गया? इसके सही खत्म होंगे क्या? मल्टीप्लाइड बाई t। अब v एवरेज का फॉर्मूला क्या था? v एवरेज का फॉर्मूला था u प्लस वी बाई 2। ये हमने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होती है u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। t निकालते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर जो 1 थी, इससे जब t निकाले तो देखो a बराबर था क्या था? v माइनस यू बाई टी। a बराबर था v माइनस यू बाई टी, तो t बराबर क्या आ जाता है? v माइनस यू बाई a। ये t यदि हम इधर लाते हैं और a यदि नीचे ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो t बराबर आ जाता है v माइनस यू बाई टी। इसको सॉल्व करते हैं, u प्लस वी और v माइनस यू, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी का हो गया, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप इस साइड में चेंज कर लीजिए तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरी इक्वेशन है और ये रिलेशन किसमें बताती है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताती है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। इन तीन इक्वेशंस के द्वारा आप मोशन के सारे सवाल सरल कर सकते हो। इन तीन इक्वेशंस के द्वारा आप जो मोशन संबंधी जितने भी सवाल है उनको आप सारे सवालों को सरल कर सकते हो। ये मोशन किधर हो रही है? नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ले रहे हैं सारी की सारी, यानी लीनियर मोशन में ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है ये। एक बात इसमें और रह जाती है कि ये जो तीन इक्वेशंस है, एक, ये 2 और ये 3, ये तीनों इक्वेशंस जो है वो लीनियर मोशन के लिए, जो लीनियर मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है उसके लिए है। परंतु यदि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो, यदि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो इन इक्वेशंस को कैसे यूज में लेंगे, उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं करना है। केवल ये जो एक्सीलरेशन ए है, जो एक्सीलरेशन ए है, इसकी जगह आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाना पड़ेगा। मैं कहां लिखूं, उसके लिए जगह है नहीं। इस ए के स्थान पे जी लगाना पड़ेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा हो, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा हो। ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके लिए साइन कन्वेंशन वाले टॉपिक को याद कीजिए, आप बताता हूं आपको। पहले तो तीनों इक्वेशंस में वापस लिख देता हूं एक बार। पहली इक्वेशन थी v बराबर u प्लस एटी, दूसरी थी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशंस लागू होती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। परंतु वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि ए की जगह आपको हमेशा माइनस जी लिखना है। आपके मन में आ रहा होगा कि साइन कन्वेंशन वाला जो मैंने बताया था कि जब वस्तु ऊपर जाती है तो ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो हमें इधर पॉजिटिव लेना चाहिए। जब वस्तु नीचे आती है तो डायरेक्शन नीचे है नेगेटिव है, तो वस्तु तो हमें एक्सीलरेशन माइनस नेगेटिव लेना चाहिए। परंतु नहीं, मैंने ऐसे नहीं बताया था आपको। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट यदि ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन के लिए मैंने दो बातें बताई थी कि एक तो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है और वो स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है। अब यदि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी जो इसकी है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी तो है इसकी पॉजिटिव, ठीक है। परंतु स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है। ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाते हुए बढ़ती है, घटती है, घटती है। तो ये क्या हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है। और जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो और स्लोइंग डाउन हो रही हो तो एक्सीलरेशन कैसा होता था, नेगेटिव। तो यहां एक्सीलरेशन आएगा आपके माइनस जी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है। यदि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर आता है तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। क्यों कि ऊपर जाती हुई वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे आती हुई वेलोसिटी को हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब स्पीडिंग अप हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है। ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर से नीचे चलना शुरू होता है, ऊपर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए नीचे से ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, रुक गया, फिर वापस नीचे आना शुरू हुआ। जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी ये स्पीडिंग अप हो रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव और स्पीडिंग अप हो रहा हो, देखो दोनों वापस, तो इसकी जी जो होगा वो नेगेटिव होगा। जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो और स्पीडिंग अप हो तो जी प्लस होता है, यानी कि प्लस होता, एक्सीलरेशन प्लस होता। परंतु यहां तो ऐसा नहीं है। यदि वेलोसिटी भी नेगेटिव हो और स्लोइंग डाउन हो रहा हो तो एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव होता है, ऐसा भी यहां नहीं। इसलिए जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। और इन्हीं इक्वेशंस को हम ऐसे लिखेंगे, v बराबर ये होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये इक्वेशंस कैसी होगी, v बराबर u माइनस जी टी, ये पहली, s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। ये तीसरी इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशंस वर्टिकल मोशन के लिए, ये तीनों इक्वेशंस हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, या यूं कह लीजिए लीनियर मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। इसके बाद अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स।
इसका एक पार्ट 2 और मैं बनाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, ताकि इन इक्वेशंस को कैसे यूज में लेते हैं और कहां कहां हम न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, वो मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। यदि फिजिक्स में आपने न्यूमेरिकल सवाल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ही इजीली से कर लिए, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यदि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब अभी तक आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।